हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में मैं गीतेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग इस समय प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एल आर परिपथ के बारे में। आज हम लोग तीन और परिपथ, जो कि सी आर होगा पहला परिपथ और दूसरा होगा एल सी परिपथ, ठीक। तीसरा जो परिपथ होगा वो एलसीआर परिपथ होगा और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा शक्ति गुणांक से रिलेटेड, ठीक। जिसमें हम लोग जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय के लिए सूत्र का डेरिवेशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो अगर आप क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आइए हम लोग एक शानदार टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि होने वाला है सी आर परिपथ। सी आर परिपथ, देखिए सी आर परिपथ में अगर हम देखेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब संधारित्र और प्रतिरोध, संधारित्र और प्रतिरोध दोनों जुड़ा हो, तब इसे ही क्या कहते हैं, सी आर परिपथ कहते हैं, ठीक। ये हमारा है संधारित्र और ये है प्रतिरोध, ठीक। अब यहां पर जो इसका समीकरण होगा वो होगा v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। ये है r और ये है c। इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो होगा vc और इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो होगा vr, ठीक। तो सी आर परिपथ में अगर हम देखेंगे बच्चों तो इसमें देखिए, अगर हम आर परिपथ के लिए देखते हैं, ठीक, तो आर परिपथ के लिए अगर देखेंगे तो इसमें जो आई है और भी है उसके बीच कालांतर कितना होता है, शून्य होता है। भी और आई के बीच कालांतर कितना होता है, यहां शून्य होता है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो भी और आई दोनों एक ही दिशा में दिष्ट होंगे, ठीक। जबकि अगर हम सी परिपथ की बात करें तो सी परिपथ का आई के साथ रिलेशन कैसा होता है, अगर हम सी परिपथ के लिए देखेंगे तो सी परिपथ का आई के साथ जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, वो ये आर परिपथ हो गया, ये होगा VC, मतलब इसके साथ ये पाई बाई 2 क्या होता है, पश्चगामी होता है। जो सी परिपथ होता है वो धारा के साथ पाई बाई 2 क्या होता है, पश्चगामी होता है। अगर आपने जो है शुरू से वीडियो को देखा नहीं है तो आप लोग जो पार्ट फर्स्ट से आप अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा बिल्कुल आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे इसको, और जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएंगे आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। और निश्चित तौर पर इसमें से बोर्ड परीक्षा में कम से कम आपको 5 नंबर मिलेगा इस चैप्टर से, ठीक। तो इसी क्रम में अगर देखेंगे तो यदि भी आर और भी सी के का परिणामी कितना है, भी है, और ये इसके साथ कितना कोण अंतरित कर रहा है, अगर फाई कोण अंतरित कर रहा है, तो लिखेंगे कि यदि भी आर व भी सी का परिणामी भी है, तो अगर इसका परिणामी भी है तो भी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ये भी आर का स्क्वायर
और प्लस भी सी का स्क्वायर। ठीक, तो अब भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये भी आर का मतलब आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और भी सी का मतलब क्या होगा, आई एक्स सी, तो आई स्क्वायर एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो भी स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर आई स्क्वायर को हम बाहर निकाल लें तो आर स्क्वायर और प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आई स्क्वायर को अगर इधर लेकर चले आए तो क्या होगा, ये भी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब देखिए जैसे भी अपान आई को क्या कहते हैं, यहाँ भी अपान आई को क्या कहेंगे, जेड, तो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, एक्स सी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर कोई भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है इसमें, जैसे कौन से परिपथ की बात हो रही है, ये परिपथ की बात हो रही है सी आर परिपथ। तो सी आर परिपथ में अगर देखें तो उसकी प्रतिबाधा क्या निकल कर आएगी, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब चलते हैं इसमें, या इसको और क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और एक्स सी मतलब हो जाएगा 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा मतलब होता है 2 पाई एफ और इंटू सी इसका होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रतिबाधा है वो इस प्रकार से सूत्र निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब देखें कि यदि इनके बीच कालांतर जो है वो कितना है, हाई है, तो यदि भी व आई के बीच कालांतर कितना है, फाई है, तो यहां पर अगर फाई के लिए देखेंगे तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा बराबर, अगर यहां से इसको देखिए एक लंब अगर खींचते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब और बटे कितना, आधार। तो अब इसके लिए अगर देखेंगे तो ये हमारा होगा VC अपान आधार क्या होगा, ये होगा VR, तो VC का मतलब IXC अपान VR का मतलब IR, तो ये कितना हो जाएगा हमारा XC अपान R, या XC को क्या लिख सकते हैं 1 अपान ओमेगा सी इंटू आर, या इसी को और क्या लिख सकते हैं 1 अपान ओमेगा मतलब 2 पाई एफ सी आर। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है जो कालांतर निकल कर आएगा वो ये हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के जितने भी वीडियो हैं अगर उसको आप अच्छे से देख रहे हैं, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर यह प्रश्न बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक, इसमें ध्यान क्या रखना है, देखिए एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर देते हैं। देखिए सी आर परिपथ मतलब जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में सी और आर दोनों जुड़े हुए हैं, और ये दोनों जो है किसके साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्यावर्ती बोल्टता के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे परिपथ को क्या कहते हैं, सी आर परिपथ कहते हैं। ठीक, तो अब इसके बीच जो विभवांतर है वो कितना होगा, VC होगा, इसके बीच जो विभवांतर है वो कितना होगा, VR होगा। ठीक, अब देखिए जैसे आर परिपथ के लिए देखें तो आर परिपथ में क्या होता है कि भी और आई के बीच जो कालांतर होता है वो 0 होता है। अगर आर परिपथ की बात करें तो ये मान लेते हैं अगर आर परिपथ को प्रदर्शित कर रहा है तो भी इसमें आई और आर के बीच, यहां देखें जो भी आर है मतलब इसके जो बोल्टता है और धारा में, धारा और बोल्टता का जो समीकरण प्राप्त होता है इसमें, वो दोनों क्या होता है उसमें बीच कालांतर जो है वो शून्य होता है। ठीक, तो जब कालांतर शून्य होगा मतलब ये दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो अब ये हो गया, लेकिन अब अगर सी परिपथ की बात करें तो सी परिपथ जो है वो, तो सी परिपथ का रिलेशन किसके साथ, आई के साथ। देखिए आई दोनों में है, आई जो है आर परिपथ के साथ भी है, क्योंकि यहां से देखिए जो धारा जा रही है, यहां से जो धारा जा रही है वो अगर आई जा रही है तो आई जो है वो सी परिपथ के लिए भी है और आर परिपथ के लिए भी है। तो आई का रिलेशन आर के साथ कैसा है और आई का रिलेशन जो है सी परिपथ के बोल्टता के साथ कैसा है। तो अब ये
सी परिपथ के साथ अगर देखेंगे तो धारा जो है वो वोल्टता से क्या होती है, पाई बाई टू अग्रगामी होती है। तो अगर वोल्टता यहां पर है तो धारा यहां पर होगी, या अगर धारा यहां पर है तो वोल्टता उसके साथ पाई बाई टू क्या होती है, पश्चगामी होती है। ठीक, तो ये हो गया। यदि वी आर और वी सी ये जो दोनों हैं इसका परिणामी कितना है, भी है। तो अब यहां पर हम पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, देखिए अगर इसके लिए देखेंगे हम तो ये है हमारा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, मतलब वी आर का स्क्वायर और प्लस वी सी का स्क्वायर। वी आर का मतलब आई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर। ठीक, अब देखें आई स्क्वायर इसमें से कॉमन कर लें, आई स्क्वायर को इधर लेकर चले आएंगे तो वी अपान आई, वी अपान आई को क्या कहते हैं जेड, और स्क्वायर को हम उधर लेकर चले गए, एक्स सी का स्क्वायर आ गया। अब देखिए आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर और एक्स सी को क्या लिख सकते हैं, वन अपान ओमेगा सी। ठीक, इसका स्क्वायर और बराबर ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस वन अपान कितना हो जाएगा ये, टू पाई एफ, ओमेगा बराबर क्या होता है, टू पाई एफ सी इसका स्क्वायर। ठीक, अब ये देखें इसमें यदि भी व आई के बीच कलांतर कितना है, फाई है। ये अगर देखें तो भी और आई के बीच जो कलांतर है अगर फाई है, तो यहाँ पर अगर हम टेन फाई देखें तो फाई के लिए किसका काम करेगा, लंब का, और ये किसका काम करेगा, आधार का। ये लंब हो गया, आधार हो गया, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब भी सी और बटे कितना, भी आर। ठीक, तो भी सी बटे भी आर, और भी सी का मतलब आई एक्स सी, अब वी आर का मतलब आई आर, आई से आई कैंसिल हो गया, एक्स सी अपान आर, और एक्स सी मतलब वन अपान ओमेगा सी और इंटू आर, और ओमेगा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वन अपान टू पाई एफ, और कितना हो जाएगा ये सी आर। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से जो है ये परिपथ समझ में आ गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे डेरिवेशन तो बहुत कम पूछे जाने की संभावना है, लेकिन ये जो है यहां से अगर सूत्र देखेंगे तो इन सूत्रों का प्रयोग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं, अगर यहां से आप देखेंगे तो यहां से अक्सर सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके जिसमें हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये एक और परिपथ हमारा पूर्ण हुआ। अब इसके बाद देखेंगे तो अगर हम नेक्स्ट परिपथ की तरफ चलते हैं तो ये होगा एलसी परिपथ। ठीक, अब एलसी परिपथ में क्या होगा, किसी भी जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा है, एल मतलब कुंडली और सी का मतलब संधारित्र, तो कुंडली और संधारित्र दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसे कौन सा परिपथ कहेंगे, इसे कहेंगे एलसी परिपथ। ठीक, तो अब इसके बीच विभवांतर कितना है, ये होगा VL, और इसके बीच क्या होगा, वो होगा BC। ठीक, अब यहां जो है इसका समीकरण भी बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब VL और VC के लिए अगर देखें तो अब देखेंगे कि इन दोनों का I के साथ रिलेशन कैसा है। देखिए इसमें जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी, इसमें इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो I। अब इसमें देखें अगर ये है I दोनों में कॉमन है। अब यहां अगर VL देखें तो VL क्या होगा, अगर इसमें हम VL की बात करें तो VL क्या होगा, अब जो VL होगा वो क्या है, इससे मतलब I के साथ ये पाई बाई टू क्या होता है, अग्रगामी होता है। इसमें जो धारा का समीकरण होता है और बोल्टता का समीकरण, तो धारा और बोल्टता के समीकरण में अगर यहां देखेंगे तो यहां जो VL होगा वो क्या होगा, वो होगा इसके साथ मतलब I के साथ पाई बाई टू अग्रगामी, और जो VC होता है वो कैसा होता है, वो इसके साथ पाई बाई टू पश्चगामी। ठीक, तो अब यहां पर देखें यदि VL और VC, यदि VL व VC का परिणामी भी है,
तो अब देखिए, अब इन दोनों का परिणामी अगर भी है तो भी बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखिए, यहां हम लिख सकते हैं VL और माइनस कितना हो जाएगा, ये VC हो जाएगा। ठीक, अगर देखिए ये इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो अब दोनों का जब परिणामी निकालेंगे तो क्या होगा। अब जैसे देखिए, अगर कभी भी हमको परिणामी निकालना होता है तो अगर मान लीजिए एक बल इधर लग रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन, तो इधर अगर 20 न्यूटन का लग रहा है, तो अब इस पर जो परिणामी होगा एफ नेट, जिसे हम परिणामी बल कहते हैं, तो यह परिणामी क्या होगा, अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो वही स्थिति इसमें है, VL में से हमने क्या किया, VC को घटा दिया, तो VL माइनस VC, तो V बराबर क्या हो जाएगा, VL मतलब IXL और VC का मतलब, ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अगर यहां से I कॉमन करें और I को इधर लेकर चले आए तो क्या हो जाएगा, ये XL और माइनस कितना XC, और V अपान I को क्या कहते हैं, V अपान I को क्या कहते हैं, Z। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, XL माइनस XC। एक सूत्र तो हमको ये मिला। या फिर अगर देखें Z बराबर, क्योंकि XL मतलब क्या होता है, ओमेगा L, और XC मतलब 1 अपान ओमेगा C। ठीक, या यहां से देखें एक सूत्र ये हमको मिलेगा, क्योंकि अगर ओमेगा बराबर लिखना है तो ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ के पदों में इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसकी प्रतिबाधा। ठीक, तो ये हो गई इसकी प्रतिबाधा। तो ये हो गया, यहां पर अगर देखें तो इसके जो एलसी परिपथ है उसकी प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जेड बराबर ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा। ठीक, अब देखिए यहां पर थोड़ा और ध्यान रखना है, एक प्रश्न जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर श्रेणी अनुनादी परिपथ दिया है, कौन सा परिपथ है वो, अगर ये दिया है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ है, तो श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए क्या होगा, तब इसमें जो एक्सेल होगा वो बराबर कितना हो जाएगा, एक्सी। अनुनाद की स्थिति में जो एक्सेल है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो एक्सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर एक्सेल देखें तो चूंकि एक्सेल बराबर क्या होता है, ये बराबर ओमेगा एल, और एक्सी का मतलब 1 अपान ओमेगा सी। तो अब देखें अगर ओमेगा को यहां लेकर चले आए तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपान एल सी, या ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे अंडर रूट एल सी, और ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ बराबर 1 बटे अंडर रूट एल सी, या एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो इस प्रकार से ठीक, आगे इसमें देखेंगे, अगर हम एलसी परिपथ के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें अगर अनुनाद की स्थिति में देखें, तो ये होगा अगर विद्युत अनुनाद की स्थिति, विद्युत अनुनाद की स्थिति में क्या होगा कि इसमें एक्सएल बराबर एक्ससी, तब इसमें क्या होगा कि जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0। जेड का मतलब इसकी प्रतिबाधा जो होती है। ठीक, तो प्रतिबाधा जो होती है वो जैसे जेड बराबर क्या होता है, यहाँ एक्सएल और माइनस का क्या होता है, एक्सी होता है इसमें। तो अगर जेड बराबर 0 रखेंगे तो एक्सएल बराबर किसके आ जाएगा, एक्सी के। तो इस स्थिति में अगर देखेंगे तो जब हमारा एक्सएल बराबर एक्सी होगा तो चूंकि एक्सएल को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, और एक्सी का मतलब 1 अपान ओमेगा सी। अब देखिए अगर ओमेगा को हम यहां लेकर चले आए तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, एल सी, या ओमेगा बराबर 1 बटे अंडर रूट एल सी,
तो ओमेगा बराबर चूंकि होता है 2 पाई एफ, बराबर कितना होता है एलसी। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से एफ बराबर 1/2 पाई हो जाएगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा एलसी। अब यहां पर जो एफ है वो क्या है, ये है एफ हमारा जो होगा वो होगा अनुनादी आवृत्ति। ठीक, ये क्या होगा हमारी अनुनादी आवृत्ति। तो इस प्रकार से अगर अनुनादी आवृत्ति के लिए हम सूत्र निकालें तो एफ बराबर क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट कितना होगा एलसी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अक्सर जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक, कि अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए, या कभी कभार ऐसे भी पूछ लेता है कि अनुनादी आवृत्ति की विमा क्या होगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा ये भी क्लियर हो गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एलसीआर परिपथ। ठीक, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एलसीआर परिपथ के बारे में। अब एलसीआर परिपथ क्या होगा, अब देखिए जैसे कोई भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, संधारित्र जुड़ा हुआ है और कुंडली लगी हुई है। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमारा परिपथ होगा, अब जैसे ये प्रतिरोध है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच अगर हम वोल्टता देखेंगे तो वी आर होगा। ये हमारा संधारित्र है, इसके सिरों के बीच वोल्टता देखेंगे तो वीसी होगा। ये अगर देखें तो इसके सिरों के बीच जो वोल्टता होगी वो कितनी होगी, वो वीएल होगी। ठीक, अब ऐसी स्थिति में अगर यहां देखें तो वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए जैसे अगर इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा जा रही है अगर वो आई है, जो प्रत्यावर्ती धारा जा रही है इसमें अगर वो कैसी धारा है, वो आई है, तो इस समय आई जो प्रवाहित होगी वो सब में से होकर जाएगी, इसमें से भी आई जाएगी, इसमें से भी जाएगी और इसमें से भी होकर जाएगी। ठीक, तो अब देखें अगर इसमें तो देखिए अब जैसे अगर हम आर परिपथ की पहले बात करते हैं तो आर परिपथ में, ठीक, आर परिपथ की खासियत क्या होती है, अब आर परिपथ की जो खासियत होती है उसमें क्या होता है आर परिपथ में कि जो धारा का समीकरण होता है और जो वोल्टता का समीकरण होता है वो दोनों में कलांतर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, तो उसमें अगर कलांतर शून्य होगा मतलब जो वी आर है और जो आई है वो एक ही दिशा में क्या होगी, दिष्ट होगी। ठीक, लेकिन अगर हम यहां से यल परिपथ की बात करें तो यल परिपथ इसके साथ कैसा होगा, तो जो यल परिपथ होगा वो उसके लिए जो वोल्टता होगी वो इसके साथ मतलब धारा के साथ उसका रिलेशन कैसा होगा, वो धारा से π/2 क्या होती है, वो अग्रगामी होती है। ठीक, अब अगर देखेंगे तो सी परिपथ की अगर बात करें, क्योंकि देखिए आर भी जुड़ा है, सी भी जुड़ा है और एल भी जुड़ा है, तो अब अगर आर परिपथ है तो वी आर और आई एक ही दिशा में दिष्ट होंगे, अगर यल है तो वी एल क्या होगा आई के साथ π/2 अग्रगामी होगा और वी सी क्या होगा इसके साथ π/2 क्या होगा, वो पश्चगामी होगा। ठीक, अब इसके अगर क्लास आप लोगों ने अटेंड नहीं किया है तो आप उसको पढ़कर ही ये क्लास आप अटेंड करें। ठीक, तभी आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर कट समझ में आएंगी। अब चलते हैं इसमें आगे, अगर देखें तो अब इसमें देखिए क्या होने वाला है कि अब चूंकि VC और VL का जो परिणामी होगा, इन दोनों का परिणामी अगर देखें तो इसका जो परिणामी होगा वो होगा VL और माइनस कितना VC। अब इसका और इसका अगर परिणामी कितना है V, ऐसी कंडीशन में तो अब क्या होगा, तब देखेंगे तो ये अब यहां अगर देखेंगे तो इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखिए वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहां ये देखिए वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब चूंकि ये क्या है VL माइनस VC तो VL माइनस कितना हो जाएगा VC इसका होल स्क्वायर
और प्लस कितना हो जाएगा वी आर का स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से अगर देखेंगे तो वी स्क्वायर बराबर क्या निकल कर आएगा, अगर वी एल को हम क्या लिख सकते हैं आई एक्सएल और वी सी को क्या लिख सकते हैं आई एक्सी, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस वी आर का मतलब आई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखेंगे अगर यहां पर तो अब क्या होगा, अगर यहां पर हम आई स्क्वायर को कॉमन करें तो अगर आई स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा। अब देखिए अगर यहां पर हम आई स्क्वायर को कॉमन करें, ठीक, अगर इसमें देखें हम तो आई स्क्वायर को अगर कॉमन कर लेते हैं तो आई स्क्वायर को अगर कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और प्लस यहां क्या बचेगा आर स्क्वायर। ठीक, अब अगर आई स्क्वायर को हम इधर लेते चले आए तो वी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर बराबर क्या निकल कर आएगा ये आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर इसको हम आगे लेकर आए इधर तो देखेंगे तो चूंकि v अपान आई को क्या कहेंगे, अगर यहां देखें v अपान आई मतलब z, तो z बराबर क्या हो जाएगा उधर स्क्वायर जाएगा, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार से एक प्रतिबाधा का सूत्र तो ये हमारे पास निकल कर आ गया, किसके एलसी आर परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी। ठीक, एक सूत्र तो ये निकल कर आएगा, दूसरा क्या निकल कर आएगा, अब देखिए जेड बराबर अगर देखें तो ये हमारा एलसी आर परिपथ की क्या है, ये है प्रतिबाधा। ठीक, अब अगर यहां देखें या इसको जेड बराबर क्या हो जाएगा ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का मतलब क्या होगा ओमेगा एल और एक्सी का मतलब 1 अपान ओमेगा सी, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो हमारा एलसीआर परिपथ होगा उसके लिए जो प्रतिबाधा होगी वो ये निकल कर आ जाएगी। ठीक, और यदि यहां पर कलांतर कितना है, अगर यहां देखें अगर ये कलांतर कितना है आई है, तब क्या होगा, तो यदि कलांतर कितना है फाई है तब tan फाई बराबर क्या निकल कर आएगा, यहाँ देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इसका मान, तो ये पूरा मान होगा कितना VL माइनस VC अपान कितना हो जाएगा ये पूरा मान VR। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा VL का मतलब IXL, VC का मतलब IXC अपान कितना VR का मतलब IR हो जाएगा। अब देखिए I को कैंसिल कर सकते हैं सब में से, तो tan फाई बराबर क्या निकल कर आएगा, ये बचेगा XL, देखिए tan फाई बराबर क्या होगा, तो ये निकल कर आएगा हमारा यहां से बचेगा XL माइनस XC अपान कितना हो जाएगा R। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखेंगे एक सूत्र हमारा ये मिला। परिणामी की दिशा अगर देखनी है मतलब इस आर के साथ परिणामी की दिशा कितनी होगी, तो अब या इसको और क्या लिख सकते हैं tan फाई बराबर, तो ये एक्सएल का मतलब ओमेगा एल एक्सी मतलब 1 अपान ओमेगा सी अपान कितना हो जाएगा आर। तो इस प्रकार से हम दोनों सूत्रों को आसानी के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने एक और शानदार प्रश्न को कवर किया जो कि होगा हमारा कौन सा परिपथ एलसी आर परिपथ। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से जो है ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक, चलते हैं एक और बहुत ही धमाकेदार प्रश्न की तरफ जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक, जिसे क्या कहेंगे अब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय। प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय के लिए सूत्र। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में
औसत शक्ति क्षय क्या होती है। अब देखिए शक्ति क्षय का मतलब क्या है, जैसे शक्ति का मतलब क्या होता है, शक्ति अथवा सामर्थ्य। अगर हम देखें शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होता है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तो अब यहां पर अगर देखेंगे तो इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर शक्ति क्षय के लिए देखें तो प्रत्यावर्ती बोल्टता प्रत्यावर्ती बोल्टता एवं प्रत्यावर्ती धारा के गुणनफल को क्या कहते हैं, यहां कहेंगे शक्ति या सामर्थ्य। प्रत्यावर्ती बोल्टता एवं प्रत्यावर्ती धारा के गुणनफल को क्या कहते हैं, शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, ये होता है P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है भी आई। ठीक, अब यहां पर अगर देखें तो तात्क्षणिक बोल्टता एवं तात्क्षणिक धारा तात्क्षणिक बोल्टता एवं तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को तात्क्षणिक शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, तो अब यहां पर जो P बार बराबर क्या होगा, अब ये हो जाएगा तात्क्षणिक बोल्टता, तो V होगा, या इसको कुछ इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि तात्क्षणिक बोल्टता का समीकरण क्या होगा। देखिए तात्क्षणिक बोल्टता का समीकरण, तो ये होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब तात्क्षणिक धारा का समीकरण अगर देखें तो I बराबर क्या होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्या होगा फाई, जहां फाई क्या है, धारा और बोल्टता के बीच क्या है, वो कलांतर है। ठीक, ये क्या होगा, धारा और बोल्टता के मध्य क्या है, ये कलांतर है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो इसकी अगर हम शक्ति देखें तो औसत शक्ति, तो P बार बराबर क्या होगा, तात्क्षणिक बोल्टता और गुणे तात्क्षणिक धारा, तो तात्क्षणिक बोल्टता मतलब V नॉट साइन ओमेगा टी, और तात्क्षणिक धारा का मतलब क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा फाइव। ठीक, अब इसको अगर देखें यहां पर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P बार बराबर V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, और क्या यहां मिला साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक, अब देखिए
अगर इसमें हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं तब क्या हमारे पास निकल कर आएगा? देखिए अगर हम 2 से गुणा 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि एक सूत्र बन जाएगा। और वो सूत्र कैसा होगा? वो सूत्र होगा, देखिए यहाँ 2 sin A sin B। ठीक, तो बच्चों जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो आसान है कि उनको तो सूत्र पता ही होगा कि 2 sin A sin B का सूत्र क्या होता है। तो 2 sin A sin B बराबर होता है cos A माइनस बी और माइनस क्या होता है cos A प्लस बी। ये होता है सूत्र किसका? 2 sin A sin B का। तो अगर यही सूत्र इस पर हम अप्लाई कर दें, ठीक, तब क्या होगा आप देखिए, यहां पर जो हमारा निकल कर आएगा वो P बार बराबर क्या होगा? देखिए ये हो गया V नॉट I नॉट अपान कितना 2। अब देखिए 2 sin A sin B, तो 2 sin A sin B मतलब cos A माइनस बी। अब देखिए A बराबर होगा ओमेगा टी और B का मतलब ओमेगा टी माइनस फाइव। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि cos A माइनस बी, तो अब ये हो गया cos A का मतलब ओमेगा टी और माइनस B का मतलब ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक, ये हमारा क्या हो गया cos A माइनस बी। तो अब ये हो गया cos A माइनस बी, ये हो गया। और क्या होगा माइनस cos A प्लस बी, तो ओमेगा टी और प्लस कितना हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हो जाएगा हमारा। अब यहां अगर देखें तो अब देखिए यहां से ऐसी स्थिति में अगर देखिए यहां थोड़ा अगर ध्यान दें तो cos A माइनस बी, तो A माइनस बी, तो अगर ये माइनस होगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब P बार बराबर क्या बचा यहां अगर हम देखेंगे तो P बार बराबर हमारे पास क्या निकल कर आएगा V नॉट I नॉट अपान कितना 2 और ये कितना में बचा cos फाइव। ठीक, और माइनस कितना हो जाएगा cos ओमेगा टी और ओमेगा टी जोड़ेंगे तो 2 ओमेगा टी और माइनस कितना 5। ठीक, इस प्रकार से अगर देखें तो एक पूर्ण साइकिल के लिए, ठीक, अब एक अगर पूर्ण साइकिल के लिए देखें तो एक पूर्ण चक्र के लिए, तो पूर्ण चक्र के लिए क्या होगा कि cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव बराबर क्या निकल कर आएगा 0। अब यहां थोड़ा दिमाग जो है आपको लगाना है, ये पॉइंट दिमाग में आपको नोट कर लेना है। अब ये कैसे होता है अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो है ये त्रिकोणमिति से जो है रिलेटेड है मैथ से। तो आपको अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव बराबर क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखें यहां पर P बार बराबर क्या होगा V नॉट I नॉट अपान कितना हो गया 2 और क्या बचा यहाँ cos फाइव। ठीक, यहां पर अगर देखेंगे तो P बार बराबर क्या निकल कर आएगा V नॉट अपान अंडर रूट 2 I नॉट अपान अंडर रूट 2 और क्या निकल कर आएगा यहाँ cos फाइव। इसको देखिए दो को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में क्या निकल कर आएगा यहाँ। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें तो इस प्रकार से हमको क्या मिला कि P बार बराबर क्या हो जाएगा P बार बराबर देखिए V नॉट अपान अंडर रूट 2 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं V आर एम एस। I नॉट अपान अंडर रूट 2 को क्या कहते हैं I आर एम एस और ये हो जाएगा cos फाइव। ठीक, अब यहां पर cos फाइव क्या है, अब अगर यहां पर हम देखें तो चूंकि यहां पर जो cos फाइव है cos फाइव क्या होगा ये हमारा होगा शक्ति गुणांक।
ठीक, यहां पर जो हमारा cos फाई है वो क्या है, वो है शक्ति गुणांक। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास जो औसत शक्ति क्षय के लिए जो सूत्र आ गया वो ये सूत्र आया हमारा कि पी बार बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस और कितना cos फाई। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से। ठीक है, अक्सर ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो औसत शक्ति के क्षय के लिए हमारे पास जो सूत्र मिला वो क्या मिला, पी बार बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस और कितना cos फाई। जहां cos फाई क्या है, cos फाई जो होगा वो क्या होगा, वो होगा शक्ति गुणांक। ठीक, अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं हम। देखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं प्रत्यावर्ती धारा के गुणनफल को क्या कहते हैं, इसका शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तो P बराबर क्या होता है, भी आई। अब अगर देखें तो तात्क्षणिक वोल्टता, अब इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा कि तात्क्षणिक वोल्टता एवं तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तो तात्क्षणिक वोल्टता का समीकरण क्या होगा, तो तात्क्षणिक वोल्टता का समीकरण हमारे पास होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब धारा का समीकरण क्या होगा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी माइनस कितना हो गया यहाँ फाई, जहां फाई क्या है, ये V और I के बीच क्या है, ये कलांतर है। ठीक, तो अब यहां पर शक्ति कितनी निकल कर आएगी, औसत शक्ति P बार बराबर क्या होगा, शक्ति मतलब अब ये तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा का गुणनफल, ये तात्क्षणिक वोल्टता है और ये तात्क्षणिक धारा है। अब देखिए V नॉट आई नॉट को हमने यहां रख दिया, अब बचा साइन ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब यहां पर क्या किया हमने, यहां पर 2 से गुणा और 2 से भाग करवा दिया। अब 2 से गुणा 2 से भाग करने पर क्या मिला हमको, अब देखिए 2 साइन ए साइन बी का सूत्र प्राप्त हो गया। अब 2 साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो कास ए माइनस बी, देखिए कास ए माइनस बी, ए का मतलब क्या है ओमेगा टी, अगर ओमेगा टी को देखें ए और ये बी है तो ए माइनस बी मतलब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस कास ए प्लस बी तो कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा टी हो गया और प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव हो गया। अब देखिए ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर क्या बचा, वी नॉट आई नॉट अपॉन टू। अब यहां क्या बचेगा, कास फाइव और माइनस कास टू ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी और ओमेगा टी मिलकर कितना हो गया, टू ओमेगा टी माइनस फाइव। अब देखिए एक पूर्ण चक्र के लिए अगर देखेंगे तो पूर्ण चक्र के लिए इसका मान क्या हो जाता है, वो होता है 0। इसको आपको नोट किए रहना दिमाग में। ठीक है, तो अब इस प्रकार से पी बार बराबर क्या निकल कर आया, वी नॉट आई नॉट अपॉन टू और कितना बच गया यहाँ कास फाइव। ठीक, अब अगर आगे देखें इसमें तो क्या होगा, पी बार बराबर वी नॉट आई नॉट अपॉन टू कास फाइव। अब देखिए यहाँ पर वी नॉट अपॉन अंडर रूट दो इसको लिख सकते हैं और इसको आई नॉट अपॉन अंडर रूट दो और कास फाइव। अब देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, ये वी आर एम एस है, इसका मतलब क्या है, आई आर एम एस है और ये कास फाइव। अब इसमें कास फाइव क्या होगा, शक्ति गुणांक होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम बात करेंगे आगे शक्ति गुणांक के बारे में। अब देखिए शक्ति गुणांक क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि शक्ति गुणांक किसे कहते हैं। देखिए क्योंकि शक्ति गुणांक में जो कास फाइव होता है वो होता है आर अपान जेड। कास फाइव बराबर क्या होता है यहाँ, आर अपान जेड। ठीक, देखिए अगर हम एलसीआर परिपथ की बात करें, अभी देखिए अगर हम एलसीआर परिपथ की बात करेंगे इसमें तो अगर हम एलसीआर परिपथ के लिए देखें एलसीआर परिपथ में tan फाइव बराबर क्या होता है, tan फाइव बराबर होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपान कितना हो जाएगा ये आर। तो अब ऐसी स्थिति में अगर देखिए ये हमारे पास है फाइव, ठीक, अब tan थीटा बराबर क्या होगा, ये एक्सएल माइनस एक्सी, ये लंब और बटे, ठीक, तो ये हो गया हमारा। तो अब ऐसी स्थिति में अगर हमको कर्ण का मान निकालना है
देखिए अगर ये हमारा त्रिभुज हो गया, अब इसमें अगर हमको AC का मान निकालना है तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं जेड। तो AC बराबर क्या हो गया हमारा, जेड हो गया। ठीक, अब अगर ये जेड निकल कर आया तो अब यहां पर अगर देखेंगे इसमें तो कास फाई बराबर क्या होगा। देखिए इस परिपथ में अगर हम कास फाई की वैल्यू देखें तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आर और कर्ण कितना है जेड। तो ये हो जाएगा हमारा आर अपान कितना हो जाएगा, जेड। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हमको ये देखना है कि कास फाई बराबर आर अपान जेड कहां से आया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कास फाई बराबर आर अपान जेड जो है वो कहां से आया है। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें तो इस स्थिति में देखिए अगर यहां कास फाई बराबर आर अपान जेड है तो इसमें परिभाषा क्या निकल कर आएगी कि शक्ति गुणांक क्या होता है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के, ये आर क्या है, आर है प्रतिरोध। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रतिरोध, और जेड क्या है, प्रतिबाधा। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रतिरोध एवं उसकी प्रतिबाधा के अनुपात को क्या कहते हैं, उसका शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक, तो अलग अलग परिपथों के लिए अगर हमको शक्ति गुणांक निकालना है तो वो कैसा होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम यहां पर देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का जो शक्ति गुणांक होगा वो क्या होगा, तो शक्ति गुणांक को अगर हम परिभाषित करें तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रतिरोध एवं उसकी प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। ये कास फाई बराबर क्या होता है, आर अपान जेड। अब देखिए जैसे एलसीआर परिपथ के लिए अगर देखें तो एलसीआर परिपथ के लिए कास फाई कितना होगा, देखिए तब यहां पर शक्ति गुणांक क्या निकल कर आएगा, आर अपान जेड। तो आर अपान जेड का मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, अगर एल आर परिपथ के लिए देखें तो एल आर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक कितना निकल कर आएगा। अब यहां पर अगर देखिए कि एल आर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक क्या होगा, कास पाई बराबर तो आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एक्सएल का स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर देखें तो अलग अलग परिपथों के लिए जो शक्ति गुणांक का मान होगा वो कैसा होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक, अलग अलग परिपथों के लिए जो शक्ति गुणांक का मान होगा वो कैसा होगा, वो हमारा अलग अलग होगा। ठीक, इसमें जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा ट्रांसफार्मर, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर, ठीक, ट्रांसफार्मर क्या होगा, देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को घटाया अथवा
बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ट्रांसफार्मर क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से क्या किया जा सकता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अब ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, पहला क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब देखिए, ऊंचाई का मतलब जैसे शब्द से ही स्पष्ट है कि किसी को बढ़ा देना, उच्च कर देना। मतलब इसकी सहायता से क्या होता है कि प्रत्यावर्ती इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को बढ़ाया जा सकता है। ठीक, देखिए ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है वो दोनों तरीके से किया जाता है। जैसे जो विद्युत उत्पादन गृह जहां से बिजली उत्पन्न की जाती है वहां पर जो ट्रांसफार्मर लगता है वो क्या लगता है? वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगता है। मतलब वो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को क्या करता है? बढ़ा देता है। लेकिन जैसे उसके बाद फिर जब हमारे घरों के पास एक ट्रांसफार्मर लगता है तो वो क्या करता है कि वो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को फिर कम कर देता है। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो विद्युत उत्पादन गृह के पास जो ट्रांसफार्मर लगते हैं वो कैसे होते हैं? वो ऊंचाई होते हैं, क्योंकि वहां से जो विद्युत का उत्पादन होता है वो जब कम मात्रा में होता है तो उसके मान को क्या करता है वो और बढ़ा देता है और उच्च कर देता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे घरों के पास अगर 11,000 वोल्टेज की लाइन आ जाएगी तो क्या होगा? तो हमारे जितने भी संयंत्र होंगे वो क्या होंगे? वो सब जल जाएंगे। तो इसीलिए घर के पास जो है एक और ट्रांसफार्मर लगा देते हैं जो कि क्या करे? उस उच्च वोल्टता को क्या करने का काम करे? वो कम करने का काम करे। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर क्या होता है? वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊंचाई, तो इसकी सहायता से क्या किया जा सकता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को बढ़ाया जा सकता है, मतलब उच्च किया जा सकता है। और दूसरा ट्रांसफार्मर क्या होगा? ये होगा अपचाई। अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर का मतलब अपचयित कर देना, मतलब कम कर देना। तो यानी कि इसकी सहायता से क्या किया जाता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को घटाया जा सकता है। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को घटाया जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊंचाई, मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को उच्च कर देना, और एक होता है अपचाई, प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को क्या कर देना? घटा देना। ठीक, अब देखेंगे अगर तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसफार्मर, मतलब इसकी सहायता से क्या किया जा सकता है? इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। अब यह दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर, मतलब इसकी सहायता से
प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को बढ़ाया जा सकता है। ये हो गया हमारा ऊंचाई। दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को क्या किया जा सकता है? वो घटाया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक। अब अगर देखेंगे इसमें तो अब इसके अगर हम सिद्धांत की बात करें, अक्सर एक नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, तो सिद्धांत क्या है कि यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, अगर हम सिद्धांत में देखें तो क्या लिख सकते हैं? यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या है? जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर इस एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो द्वितीयक कुंडली से जुड़े हुए फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और एक धारा प्रेरित होती है। यह घटना क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। तो ये जो सिद्धांत है वो किस पर कार्य करेगा? ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, अब आगे देखें, इसकी हम संरचना अगर देखें, मतलब बनावट कैसे होती है, तो इसमें बनावट कैसे होगी? देखिए, इसमें ये होता है, नर्म लोहे की पत्तियां होती हैं जिसको ये नर्म लोहे की क्या होती है? पत्तियां होती हैं जिसको पटलित क्रोड के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। इसे कैसे व्यवस्थित करते हैं? पटलित क्रोड के रूप में व्यवस्थित करते हैं। पटलित क्रोड का उपयोग क्यों किया जाता है? कि जिससे कि इसमें भंवर धारा उत्पन्न ना हो। पटलित क्रोड का यूज क्यों किया जाता है? इसमें जिससे भंवर धारा उत्पन्न ना हो। और ये पत्तियां वार्निश की सहायता से इस प्रकार से लगाई जाती हैं कि ये एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श ना करें। ठीक, अब इसके एक सिरे पर इस प्रकार से तांबे के पृथक्कृत तारों को कुंडली के रूप में लपेटकर लगा देते हैं। ठीक, और यहां दूसरे सिरे पर एक अन्य तांबे के पृथक्कृत तारों को कुंडली के रूप में लपेटकर इसे व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक, अब ये तार इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि ये क्रोड और स्वयं को स्पर्श ना करें। ठीक, तो अब यहां पर जो ये कुंडली है, मतलब जिसमें तांबे के फेरों की जो संख्या है, अगर देखें तो यहां पर ये जो तांबे के फेरों की संख्या है वो इसकी तुलना में क्या है? कम है। तो इसमें इस सिरे पर जो पतले तार और कम फेरों वाली कुंडली को हम क्या कहते हैं? जो ये कुंडली है इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली। ठीक, और इधर वाली जो ये कुंडली लगी हुई है, ये कुंडली, इसको कहते हैं द्वितीयक कुंडली। ठीक, अब देखें अगर इसमें
तो यहां क्या किया जाता है, यहां ये है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। यहां क्या है, यहां ये है निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक, तो ये है निवेशी और यहां से क्या है, ये निर्गत। तो आशा करते हैं चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए संरचना में जैसे जैसे जो जो आप इसमें बना रहे हैं उन्हीं उन्हीं चीजों को जो है आपको लिख देना है। जैसे अगर यहां देखें तो संरचना में पहले क्या लिखेंगे, ये देखिए ये नर्म लोहे की जो है पत्तियां होती हैं जिसे वार्निश की सहायता से पटलित क्रोड के रूप में लगा देते हैं। पटलित क्रोड के रूप में क्यों लगाते हैं, पटलित क्रोड के रूप में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जिससे भंवर धारा के कारण, क्योंकि इसमें परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न जो धारा होती है उसे कौन सी धारा कहते हैं, भंवर धारा। और भंवर धारा के कारण इसमें ऊर्जा की हानि ना हो। ठीक, और ये बहुत ज्यादा गर्म ना हो, क्रोड जो है वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो, इसलिए इसमें किसका उपयोग करते हैं, पटलित क्रोड का उपयोग करते हैं। ठीक, इसके एक सिरे पर पतले तांबे के पतले तारों को कुंडली के रूप में, पृथक्कृत कुंडली के रूप में लगाकर इसे व्यवस्थित कर देते हैं, जिसे कौन सी कुंडली कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और इसमें जो वोल्टेज निवेश किया जाता है उसको क्या कहते हैं, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ठीक, इसके दूसरे सिरे पर क्या करते हैं, मोटे तारों को कुंडली के रूप में लपेट कर लगा देते हैं और ये क्रोड और एक दूसरे को कहीं पर स्पर्श ना करें। इसे कौन सी कुंडली कहते हैं, इसे द्वितीय कुंडली कहते हैं, जहां से हमें क्या होता है, निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है वो प्राप्त होता है। ठीक, तो अगर आप इतना लिख देंगे संरचना में तो आपकी संरचना जो है वो पूर्ण हो जाएगी। ठीक, अब इसके कार्यविधि मतलब ये कैसे कार्य करता है, अब देखिए अब इसकी क्रियाविधि। यदि प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या NP तथा उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना है, E2 है, सॉरी यहां पर लिख देंगे कि उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या है, EP है। ठीक, तब यहां पर EP बराबर क्या होगा, माइनस का क्या हो जाएगा, NP और d∅dt। ठीक, क्योंकि अगर ये देखिए ये अगर ट्रांसफार्मर हमारा कैसा है, आदर्श ट्रांसफार्मर है, तो यहां पर जितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा यहां पर इसमें जो भी इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि इसमें हम निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को देख रहे हैं, वोल्टेज को यहां से निवेश किया जा रहा है, तो अगर जब प्रत्यावर्ती वोल्टता मतलब प्रत्यावर्ती धारा इसमें जब हम भेजेंगे तो उसके कारण जो भी इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि यहां पर कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होगी। अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो आदर्श ट्रांसफार्मर की खासियत क्या होती है, अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो उसमें जो शक्ति क्षय है वो कैसी होगी, वो शून्य होगी। मतलब जो भी जितना भी फ्लक्स में परिवर्तन यहां होगा
उतना ही फ्लक्स में परिवर्तन यहां होगा। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर की, तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जो उसका प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? वो 0 होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? वो 0 होता है। और अगर आदर्श ट्रांसफार्मर का प्रतिरोध 0 होगा तो उसमें जो शक्ति क्षय होगी वो कितनी होगी? वो 0 होगी। ठीक, तो अगर शक्ति क्षय 0 है तो इसका मतलब अगर देखेंगे तो यहां पर जितना भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अगर देखें तो यहां पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो कितना होगा? माइनस का एनपी डी फाई बाई डी टी, क्योंकि जितना इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन द्वितीयक कुंडली में होगा। ठीक, अब यहां लिखेंगे कि यदि द्वितीयक कुंडली में, यदि द्वितीयक कुंडली में तार के ये द्वितीयक कुंडली में तार के फेरों की संख्या NS तथा विद्युत वाहक बल ES है, तो ES बराबर क्या होगा? माइनस का NS और डी फाई बाई डी टी, ये हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम देखिए, अब यहां से अगर देखें तो ES अपान EP बराबर लिखें तब क्या होगा? तो ES अपान EP तो माइनस का NS डी फाई बाई डी टी अपान कितना हो जाएगा? EP कितना होगा? माइनस का NP और डी फाई बाई डी टी। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ES अपान EP बराबर क्या निकल कर आएगा? NS अपान कितना हो जाएगा? NP। तो इस प्रकार से हमारे पास ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक, अब इसमें दो केस होंगे। अब अगर केस नंबर फर्स्ट की बात करें, देखिए इसमें अगर हम केस नंबर फर्स्ट की बात करें, देखिए अब जैसे अगर हमारा ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार से है, ठीक, अब यहां पर देखें तो इसमें पहली कंडीशन में इसमें जो फेरों की संख्या है, इसमें जो फेरों की संख्या है और इसमें जो फेरों की संख्या है, तो इसमें अगर देखें तो चूंकि इसमें क्या है कि ES अपान EP बराबर क्या होगा? NS अपान क्या है? NP। तो अब इसमें अगर आप देखिए तो इसमें क्या होगा कि इसमें फेरों की संख्या ज्यादा है, मतलब प्राथमिक में फेरों की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब यहां NP इज ग्रेटर देन किसके है? NS के। तो अगर इसमें क्या होगा कि NP इज ग्रेटर देन किसके? देखिए इसमें फेरों की संख्या ज्यादा है और इसमें फेरों की संख्या कम है, तो NP इज ग्रेटर देन NS। तो अब यहां अगर ये यहां अगर देखें तो ये इससे ज्यादा है, तो अब ये इससे ज्यादा होगा, मतलब इसमें जो EP होगा इज ग्रेटर देन किसके होगा? ES के। तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है कि EP मतलब यहां पर वोल्टता ज्यादा है, यहां पर वोल्टता ज्यादा है और यहां पर वोल्टता क्या है? कम है। तो इसका मतलब अगर कम वोल्टेज निवेश किया जा रहा है और ज्यादा वोल्टेज को, सॉरी उल्टा हो गया, ये देखिए यहां पर ज्यादा वोल्टेज को निवेश किया जा रहा है, क्योंकि EP का मान ज्यादा है तो ज्यादा वोल्टेज को निवेश किया जा रहा है और कम वोल्टेज को निर्गत किया जा रहा है।
तो ज्यादा वोल्टेज डालो और कम वोल्टेज को निकालो। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? अगर ये देखें तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? मतलब ज्यादा वोल्टेज डालो और कम वोल्टेज निकालो, मतलब इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। तो इसलिए ये ट्रांसफार्मर आपका कैसा होगा? ये होगा अपचायी ट्रांसफार्मर। ठीक, तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा वो कैसा होगा? वो होगा अपचायी ट्रांसफार्मर। मतलब इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है। ठीक, तो एक कंडीशन ये हो गई। अब देखिए, अब अगर दूसरी कंडीशन देखें इसमें, तब क्या होगा? देखिए, अब अगर केस नंबर 2 की बात करें, ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक, ES अपान EP बराबर NS अपान कितना हो जाएगा? NP। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमको क्या मिलेगा? अब देखिए, यहां फेरों की संख्या ज्यादा है, मतलब द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, तो यहां NS इज ग्रेटर देन किसके है? NP। जो NS है वो ग्रेटर देन किसके है? NP है। तो ES कैसा होगा? ES इज ग्रेटर देन किसके होगा? EP के होगा। तो ये जो है ES, मतलब यहां जो विद्युत वाहक बल है वो इससे क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? कम वोल्टेज को निवेश किया जा रहा है। जो EP है वो कम है, तो कम वोल्टेज को निवेश किया जा रहा है और ज्यादा वोल्टेज निकाला जा रहा है। तो कम वोल्टेज डालो, ज्यादा वोल्टेज निकालो। इसका मतलब इसकी सहायता से क्या किया जा रहा है? प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को बढ़ा दे रहा है ये ट्रांसफार्मर। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को कौन सा ट्रांसफार्मर बढ़ा देता है? तो वो बढ़ाता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो ये है हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर? उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो आप लोग जो है अब चित्र देखकर ही बता सकते हैं कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। इसका मतलब एक ही बात का ध्यान रखना है, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? वो होगा अपचायी ट्रांसफार्मर। तो ये फेरों की संख्या को देखकर ही बताना है। तो इसमें अब दिमाग में ये पॉइंट हमको नोट कर लेना है कि यदि प्राथमिक कुंडली में, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो वह अपचायी ट्रांसफार्मर होगा। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? अधिक है, तो वो कैसा ट्रांसफार्मर होगा? अपचायी ट्रांसफार्मर होगा। और यदि प्राथमिक कुंडली में, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, किससे? द्वितीयक कुंडली से, तो वह तो वह कैसा ट्रांसफार्मर होगा?
ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। तो अब इस तरीके से आप जो है चित्र देखकर ही स्पष्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और पॉइंट ध्यान रखने हैं जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए जैसे देखिए ES अपान EP बराबर क्या होता है, NS अपान कितना, NP, और ये बराबर किसके होता है, R। इसी को क्या कहते हैं, इसका परिणमन अनुपात कहते हैं। ठीक, इसे ही क्या कहते हैं, इसका परिणमन अनुपात कहते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर परिणमन अनुपात निकालना है तो ES अपान EP बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NS अपान कितना हो जाएगा, NP। ठीक, अब देखिए यदि इसमें हम देखें तो आदर्श अगर ट्रांसफार्मर है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, अगर आदर्श ट्रांसफार्मर का प्रतिरोध नगण्य तथा शक्ति क्षय शून्य होता है। ठीक, अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो उसमें जो शक्ति क्षय है उसका वो कितना होता है, वो शून्य होता है। तो इस प्रकार से अगर हम शक्ति क्षय देखें तो चूंकि P बराबर क्या होता है, VI, तो शक्ति क्षय के लिए हमारे पास सूत्र क्या मिलेगा, अगर देखेंगे तो चूंकि P बराबर क्या होगा, देखिए P बराबर क्या होता है, VI। तो अब यहां पर VP IP ये प्राथमिक कुंडली के लिए हो गया, और VS और कितना होगा, IS। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखें तो VP या VS अपान कितना, VS अपान VP बराबर IP अपान क्या हो जाएगा, IS। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर सवाल काफी ज्यादा मिलते हैं। तो आदर्श ट्रांसफार्मर होगा तो आदर्श ट्रांसफार्मर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, वो नगण्य होता है, मतलब शून्य होगा। और जब शून्य होगा, किसी का प्रतिरोध देखिए अगर शून्य है तो औसत शक्ति क्षय क्या होगी, P बराबर V0 I0 और cos फाई। तो चूंकि cos फाई बराबर क्या होता है, R अपान Z, तो cos फाई बराबर क्या होगा, यहां R अपान Z। तो अगर R का मान नगण्य हो गया, अगर यहां पर देखें तो R का मान क्या हो गया, अगर नगण्य हो गया तो, या इसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो गया, अगर नगण्य होगा तो क्या होगा, इसमें जो शक्ति क्षय हमारी निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, तो वो हमारी शक्ति क्षय हो जाएगी वो शून्य। ठीक, मतलब इसके द्वारा जो है वो शक्ति की हानि नहीं होगी। तो जब शक्ति की हानि नहीं होगी तो जितना शक्ति निवेश हो रहा है उतना ही क्या हो जाएगा, निर्गत हो जाएगा। क्योंकि शक्ति क्या होता है, P बराबर क्या होता है, VI। तो अगर निवेश कर रहे हैं तो प्राइमरी के लिए VPIP बराबर VS IS। तो VS इसको उधर लेकर चले गए तो VP बराबर IP अपान कितना हो गया, ये IS हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट
पॉइंट थे जिनका हम उपयोग जो है वो सवालों में करेंगे। लेकिन अगर बोर्ड परीक्षा में आता है प्रश्न कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो उसके लिए आपको ये सब नहीं लिखना है। उसमें क्या करना है कि आपको सिर्फ यहां से कि ट्रांसफार्मर क्या है ये लिखना है, ट्रांसफार्मर के प्रकार लिख देना है और इसका सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है ये, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इतना लिख देना है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, इसकी संरचना, संरचना में आपको हम बता दिए क्या क्या लिखना है। जैसे ये नर्म लोहे की जो है पत्तियां होती हैं जिसको वार्निश की सहायता से पटलित क्रोड के रूप में लगा देते हैं। पटलित क्रोड के रूप में क्यों लगाते हैं, जिससे भंवर धारा जो है इसमें ना उत्पन्न हो और उसके द्वारा जो है ऊर्जा की हानि ना हो, तो इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। और ये इसकी प्राथमिक कुंडली हो गई जिसमें फेरों की संख्या क्या है, कम है। और ये जो है द्वितीय कुंडली, इसमें फेरों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें तार कुछ पतला लगाते हैं, इसमें तार कुछ मोटा लगाते हैं। और ये इसमें क्रोड और ये जो कुंडली है ये एक दूसरे को कभी भी स्पर्श नहीं करती हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो अब देखिए क्रियाविधि में, यदि प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या Np तथा उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना है, Ep है, तो Ep बराबर क्या होता है, माइनस का Np d∅dt। ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns, इसमें Ns फेरे हैं और इसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो Es है और इसमें Np फेरे हैं और इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या है, Ep है। और इसमें जो d∅dt होगा, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर है तो जितना इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही क्या होगा, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, दोनों में समान होगा। तो अगर फ्लक्स में परिवर्तन समान है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ES बराबर माइनस का NS और d∅dt। अब EP अगर देखेंगे तो ES को अगर EP से भाग देंगे तो इसमें कट जाएगा, ये हमारे पास एक सूत्र मिलेगा। इसमें अब अगर बोर्ड परीक्षा में आता है तो आपको यहीं तक लिखना है और इसके बाद इसको लिख देना यहां बराबर R, मतलब परिणमन अनुपात। ठीक, तो ये हो गया हमारा कौन सा, ट्रांसफार्मर। ठीक, और अगर एक दो पॉइंट की बात करें तो देखिए, जैसे इसमें अगर हमारे पास कौन सा ट्रांसफार्मर है, अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से अधिक होता है। ठीक, अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए देखेंगे तो परिणमन अनुपात का मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है। जबकि अगर अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए देखेंगे तो अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से कम होता है। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, जैसे पहला ये हो गया परिणमन अनुपात क्या होता है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आदर्श ट्रांसफार्मर का प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य, तथा शक्ति क्षय कितना होता है, शून्य होता है। ठीक, तो इसके लिए सूत्र ये दोनों ध्यान रखने हैं। ठीक, फिर ऊंचाई अगर ट्रांसफार्मर के लिए अगर देखेंगे तो परिणमन अनुपात का मान क्या होता है, उसमें 1 से अधिक होता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान कैसा होता है, 1 से
कम होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा वो समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग इसके कुछ कॉन्सेप्ट और इस पर जो सवाल, क्योंकि इसमें सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।